नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। IBM की अनकही कहानी, एक तकनीकी दिग्गज के उदय का इतिहास। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन IBM, जिसे दुनिया बिग ब्लू के नाम से भी जानती है, केवल एक कंपनी नहीं बल्कि आधुनिक कंप्यूटिंग युग की आधारशिला है। आज के समय में जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि इस यात्रा की शुरुआत एक ऐसी सदी में हुई थी जब कंप्यूटर शब्द का अस्तित्व ही अलग था। शुरुआत और नींव 18801911। IBM की कहानी सीधे तौर पर शुरू नहीं हुई। यह 3 अलग अलग कंपनियों के विलय का परिणाम थी। 1880 के दशक में अमेरिका औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। उस समय हरमन हॉलरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया, जिसने 1890 की अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों को पंच कार्ड के जरिए गिनने में मदद की। यह पहली बार था जब डेटा प्रोसेसिंग के लिए मशीन का उपयोग हुआ। 1911 में एक प्रमुख फाइनेंसर चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट ने हॉलरिथ की टैबुलेटिंग मशीन कंपनी को 2 अन्य कंपनियों, कंप्यूटिंग स्केल कंपनी और इंटरनेशनल टाइम रिकॉर्डिंग कंपनी के साथ मिला दिया। इस नई इकाई का नाम रखा गया कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी CTR। थॉमस जे वॉटसन और थिंक की संस्कृति 1914-1924। 1914 में थॉमस जे वॉटसन सीनियर ने जनरल मैनेजर के रूप में कंपनी की कमान संभाली। वॉटसन एक दूरदर्शी और अनुशासन-प्रिय नेता थे। उन्होंने कंपनी की संस्कृति को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सेल्सफोर्स को सुव्यवस्थित किया और थिंक, सोचो का नारा दिया, जो आज भी IBM की पहचान है। 1924 में वॉटसन ने कंपनी का नाम बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM कर दिया। उनका मानना था कि भविष्य केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में फैलेगा। उन्होंने पंच कार्ड मशीनों और टाइम रिकॉर्डर के बाजार में एकाधिकार बना लिया। महामंदी और विश्व युद्ध में भूमिका 1930-1945। 1930 की महामंदी के दौरान जब अधिकांश कंपनियां बंद हो रही थीं, वॉटसन ने अपनी उत्पादन क्षमता कम नहीं की। उन्होंने भारी मात्रा में मशीनें बनाई और उन्हें गोदामों में भर दिया। यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन 1935 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट के आने से अमेरिकी सरकार को डेटा रखने के लिए मशीनों की भारी जरूरत पड़ी और IBM इकलौती कंपनी थी जो इसे तुरंत पूरा कर सकती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान IBM ने अमेरिकी सेना के लिए हथियारों के पुर्जे और डेटा प्रोसेसिंग मशीनें बनाई। इसी समय IBM ने अपने पहले बड़े पैमाने के कंप्यूटर मार्क I पर काम शुरू किया, जिसने जटिल गणितीय गणनाओं को आसान बना दिया। मेनफ्रेम युग और सिस्टम 360 की क्रांति 1950-1970। युद्ध के बाद थॉमस वॉटसन जूनियर ने अपने पिता से कमान संभाली। उन्होंने भांप लिया था कि भविष्य पंच कार्ड में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों में है। 1952 में IBM ने अपना पहला व्यावसायिक वैज्ञानिक कंप्यूटर IBM 701 पेश किया। लेकिन IBM के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ 1964 में आया, जब उन्होंने सिस्टम 360 लॉन्च किया। ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसने पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री को बदल दिया। इससे पहले हर कंप्यूटर का अपना अलग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता था। सिस्टम 360 ने एक सॉफ्टवेयर संगत परिवार बनाया, जिससे कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से मशीन अपग्रेड कर सकती थीं, बिना अपने पुराने डेटा को खोए। IBM ने इस प्रोजेक्ट में $5 बिलियन का निवेश किया था, जो उस समय अपोलो मिशन के खर्च से भी अधिक था। चंद्रमा पर पहुंच और तकनीकी विस्तार। 1960 के दशक में IBM ने नासा के साथ मिलकर काम किया। अपोलो 11 मिशन, जिसने इंसान को चंद्रमा पर उतारा, उसकी सफलता में IBM के कंप्यूटरों और सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा योगदान था। अंतरिक्ष यात्रियों के पथ प्रदर्शन और डेटा गणना के लिए IBM की मशीनों का ही उपयोग किया गया था। पर्सनल कंप्यूटर PC का उदय 1980 का दशक। 1970 के दशक के अंत तक एप्पल जैसी कंपनियां छोटे पर्सनल कंप्यूटर बाजार में ला रही थीं। IBM, जो बड़े मेनफ्रेम मशीनों का राजा था, ने महसूस किया कि उसे भी इस बाजार में उतरना होगा। 1981 में IBM PC लॉन्च किया गया। हैरानी की बात यह थी कि IBM ने इसे बहुत जल्दी में बनाया था, जिसके लिए उन्होंने बाहर से पार्ट्स और सॉफ्टवेयर लिए। उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट और प्रोसेसर के लिए इंटेल के साथ साझेदारी की। हालांकि IBM PC बेहद सफल रहा, लेकिन इस फैसले ने अनजाने में माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल को तकनीकी दुनिया के नए बादशाह के रूप में खड़ा कर दिया, जो बाद में IBM के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा बन गए। अस्तित्व का संकट और लुई गर्स्टनर का पुनरुद्धार। 1990 का दशक। 1990 के दशक की शुरुआत तक IBM एक गहरे संकट में था। छोटे कंप्यूटरों के आने से बड़े मेनफ्रेम की मांग कम हो गई थी। कंपनी को अरबों डॉलर का घाटा हो रहा था।
1993 में लुईस गर्स्टनर को सीईओ बनाया गया। वे पहले ऐसे बाहरी व्यक्ति थे जिन्होंने कंपनी की कमान संभाली। गर्स्टनर ने एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने आईबीएम को केवल हार्डवेयर कंपनी से बदलकर एक सर्विसेज और सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कंपनी को टूटने से बचाया और आईटी कंसल्टिंग के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। इसी दौर में आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को हराकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। 21वीं सदी एआई और क्लाउड की ओर। 2000 के दशक में आईबीएम ने अपने पीसी बिजनेस को लेनोवो को बेच दिया और पूरी तरह से एंटरप्राइज बिजनेस, डेटा और एनालिटिक्स पर ध्यान केंद्रित किया। 2011 में उनके एआई सिस्टम वॉटसन ने जेपडी क्विज शो जीतकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की संभावनाओं को दुनिया के सामने रखा। निष्कर्ष: आईबीएम का इतिहास लचीलेपन, रेजिलियंस की कहानी है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने खुद को बार बार बदला है, होल पंच मशीनों से मेन फ्रेम तक, पीसी से क्लाउड तक और अब एआई से क्वांटम कंप्यूटिंग तक। आज भले ही सिलिकॉन वैली में गूगल, मेटा और एप्पल जैसे नाम चमक रहे हों, लेकिन डिजिटल युग की जिस नींव पर ये कंपनियां खड़ी हैं उसे सींचने का काम आईबीएम ने ही किया था। बिग ब्लू आज भी तकनीकी नवाचार और पेटेंट के मामले में दुनिया की सबसे अग्रणी संस्थाओं में से एक बनी हुई है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।